हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू लक्ष्य एकेडमी। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तरंगों के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे और प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको प्रकाश के गुण लिखवाए थे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। एक तो हमने डिस्कस किया था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और मैंने ये पूरी डिटेल में बताया था आपको, बिल्कुल डायग्राम के साथ। जिसने नहीं पढ़ा है वो हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको इस प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कौन सी उस पर शर्तें लागू होती है, किसने वो नियम दिया था, ये सब चीज़ें। फिर हमने जो दूसरा गुण पढ़ा था वो पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ा था? प्रकाश का परावर्तन। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट जो गुण आता है वो आता है हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR भी लिखा आता है कई बार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हीरे के चमकने का कारण क्या है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अभी कलरक के एग्जाम में हाल ही में आया हुआ था, HSSC में एक एग्जाम हुआ था कलरक का, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हीरे के चमकने का कारण क्या है, और आपको ये तीन ऑप्शन इनमें से और एक कोई और ऑप्शन, तो जिसमें से आपका एग्जाम्पल क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ आपको पहले इसकी। प्रकाश का पूर्ण जो आंतरिक परावर्तन है ना, उससे पहले आपको एक चीज तो ये पता होना चाहिए कि इसके लिए कंडीशन क्या क्या जरूरी है। तो सबसे जो पहली जो इसके लिए एक शर्त है ना, वो शर्त क्या है? ये आपने पढ़ा है कि प्रकाश के अपवर्तन में परावर्तन में मैंने दो तरह के माध्यम बताए हैं, विरल माध्यम, सघन माध्यम। इसकी जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि जो प्रकाश की किरण है ना, जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। किससे? सघन से होकर किस में जानी चाहिए? विरल माध्यम में जानी चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, तब जाके क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, अब होता क्या है? डेफिनेशन बड़े ध्यान से सुनेंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, किस में जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश के परावर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होने के कारण जो प्रकाश की किरण है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। डायग्राम से समझेंगे एक बार, डेफिनेशन ऐसे समझ नहीं आएगी। ये मैं मिटा देता हूं। नाम हमारा क्या है टॉपिक का? TIR कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? TIR। देखो ये एक मैं बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं जिसमें आपको सारी चीजें समझा देता हूं। हमने जो पहले पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? देखो इसके 3-4 केस हैं। कैसे कैसे समझना है इसको? कि प्रकाश की किरण ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है? ये सघन माध्यम है। क्या कह रहा था वो? प्रकाश के अपवर्तन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कहता है हमें कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? थोड़ी सी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सीख लिया, जिसको नहीं पता था उसको भी पता लग गया। लेकिन प्रकाश का परावर्तन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और एंगल I और एंगल R क्या हो जाते हैं? बराबर रहते हैं। इसमें एंगल I और एंगल R बराबर नहीं है। ये अपवर्तन है, ये परावर्तन है। ये दोनों कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, दोनों के केस भी पढ़ चुके हैं, दोनों के एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं TIR की। TIR की पहली कंडीशन क्या है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। किस में जानी चाहिए? सघन से विरल की ओर जानी चाहिए। यानी इस तरफ से ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, इधर से जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण क्या होती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो एक कंडीशन बीच में ऐसी आती है कि ये क्या हो जाती है? अपने तल पर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अपने तल पर मुड़ जाती है, जिससे R का जो मान है वो क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है।
इसे हम यहाँ पे कहते हैं C = 90 डिग्री, और ये कंडीशन जो कहलाती है क्रांतिक कोण। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी जब एंगल I होता है ना, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने तल पर ही मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी अपवर्तन कोण का जो मान है वो कितना हो गया है? 90 डिग्री हो गया। और जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। अब बात करते हैं TIR की। TIR होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम से जा रही है, ये सघन माध्यम से जा रही है, तो जो ये एंगल I है ना, ये क्या हो जाता है? ग्रेटर देन हो जाता है एंगल C। एंगल I का मान यानी आपतन कोण का मान अब क्रांतिक कोण से ज्यादा होने के कारण ये वाला कोण अगर ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा टेढ़ी जाएगी, इस एंगल पे जाएगी और अंदर ही मुड़ जाएगी, उसी में जब मुड़ जाएगी तो ये एंगल R, यानी इस टाइम इसको एंगल C कह सकते हैं। ये किससे कम होता है? I जो होता है ये ज्यादा होता है किससे? C से। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एंगल I यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होने के कारण उसी माध्यम में मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? हम लोग TIR कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी उसी माध्यम में, जैसे हीरे का चमकना मैं बता रहा था आपको, हीरे की कंडीशन क्या है कि हीरा जब एक बार प्रकाश ले लेता है तो उसके बाद वो प्रकाश उससे बाहर नहीं निकल पाता है, वो उसी के अंदर टकराता रहता है, जिसके कारण हीरा क्या होता है? सबसे ज्यादा चमकता है। और हीरे के चमकने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसकी दो शर्तें हमें पता चली। पहली शर्त तो ये है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण चाहिए। दूसरी क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। बात आती है अब यहाँ पे कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रांतिक कोण वो कंडीशन है जिस पर क्या हो जाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना होने वाली है। यानी प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो तल पर ही मुड़ जाने की घटना से R का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, यानी क्रांतिक क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें अगर व्यक्ति को बोल दिया जाए कि क्रिटिकल कंडीशन में है तो इसका मतलब व्यक्ति जी भी सकता है और क्या कर सकता है? वो मर भी सकता है। यानी इसमें क्या होता है, अगर इससे ऊपर चली गई तो ये अपवर्तन की घटना कहलाएगी, और अगर इससे नीचे आ गई तो ये परावर्तन की घटना कहलाएगी। यानी ये वो क्रिटिकल कंडीशन है जिस पर क्या होता है? हमारा TIR होता है। समझ आ गया सभी को? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके मेन जो एग्जाम्पल हैं जो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिख भी रहा हूँ मैं इसके ऊपर, तो आप सभी नोट करेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल वही फेमस है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हीरे का चमकना। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है मृग मृच्छिका का बनना, मिराज कहते हैं जिसे। मिराज, मृग मृच्छिका क्या होती है कि जैसे हम रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि पानी है, वहाँ पर पानी है। तो राजस्थान में हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मृग मृच्छिका बनती है, जो मिराज के लिए जो सबसे फेमस जगह है वो है पोखरण। पोखरण जहाँ पे परमाणु टेस्ट भी किया गया था, शायद एक मूवी भी बनी हुई है। पोखरण फेमस किसके लिए? वो मृग मृच्छिका मिराज के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर ये पानी का आभास हमें बर्फ़ वाले क्षेत्रों में हो जाए ना तो उसे हम लोग कहते हैं उन मृच्छिका। क्या कहते हैं? उन मृच्छिका। चौथा, शीशे में आई दरार का चमकना। शीशे में आई दरार देखी होगी आपने, वो शीशे में जब एक दरार सी आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा चमकती है। क्यों चमकती है? क्योंकि वो लाइट है उसी के अंदर रहती है, बाहर नहीं निकल पाती। TIR की कंडीशन हो जाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा चमकती है। पांचवा जो है हमारा वो होता है प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को। किसको कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वाला जो क्वेश्चन है ये भी HSSC में आया हुआ है। HSSC में कई बार पूछा जा चुका है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो आप सबको ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए। प्रकाश के हम 3 गुण पढ़ चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और तीसरा गुण कौन सा पढ़ चुके हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है।
नेक्स्ट जो गुण आता है वो आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है कलर, रंगों से लेना देना है इसका। इसका मतलब हम रेनबो, इंद्रधनुष की बात करेंगे। जैसे प्रकाश का जो चौथा गुण है वो क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या? वर्ण विक्षेपण, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन का मतलब होता है बटना। बटना मतलब टूट जाना, टूट जाना मतलब कई भागों में डिवाइड हो जाना। यानी क्या होता है ये, प्रकाश का वर्ण का मतलब रंगों से है, यहाँ पे कलर से है। अब देखो रंगों से कैसे है, मैं समझा देता हूँ कि प्रकाश किसी एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे वो क्या होता है, उस माध्यम को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं? प्रिज्म। अभी मैं प्रिज्म की डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ आपको क्या होती है। कि सूर्य का सफेद प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजारते हैं, किस में से गुजारते हैं? प्रिज्म में से जब सूर्य का सफेद प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। किस में बट जाता है? 7 रंगों में बट जाता है, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? विबग्योर से। किससे प्रदर्शित करते हैं? विबग्योर से प्रदर्शित करते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णक्रम। भाई वर्ण रंगों के अनुसार लिखा है हमने इसको, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पेक्ट्रम। ठीक है। और प्रकाश का जो रंग है वो 7 रंगों में बट जाता है, और प्रकाश के इस रंगों में बटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वी से आता है वोयलेट। वोयलेट कहते हैं हम लोग बैंगनी। आई से इंडिगो। इंडिगो कहते हैं जामुनी। बी से ब्लू। ब्लू सभी को पता है नीला। ग्रीन सभी को पता है हरा। येलो भी पता होगा। ऑरेंज तो सभी ने खाए हैं, रंग भी वैसा ही संतरी। और आर से रेड, लाल। अब इसमें नोट करना है, या क्वेश्चन के अनुसार कंपटीशन के हिसाब से अगर देखें तो क्या आता है, तो सबसे पहले आता है कि वर्णक्रम में सबसे ऊपर कलर कौन सा है? बैंगनी है। सबसे नीचे कलर कौन सा है? रेड है। बीच वालों की कोई बात नहीं करता। जैसे क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो टॉपर और एक जो सबसे लोवेस्ट होते हैं। बीच वालों को कभी कोई नहीं पूछता, या तो टीचर को टॉपर वाले लड़के याद होते हैं, या फिर कौन से याद होते हैं? जो लोवेस्ट होते हैं, जो रद्दी होते हैं क्लास में, बिल्कुल जो पीछे बैठते हैं। अब आप देख लो कौन सी कैटेगरी में आते हो। बीच वालों में है तो फिर किसी को याद नहीं आएंगे। टीचर को याद कौन से रहते हैं? या तो टॉप वाले या लो वाले। अब देखो टॉप कलर कौन सा है? बैंगनी है। लो कलर कौन सा है? सबसे नीचे कौन सा है विबग्योर में? तो वो रेड है। बस ये याद रखना है, बीच वालों को याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसको याद करना है तो उसके लिए एक पैटर्न है, विबग्योर कहते हैं इसे। वी से वोयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। मेरे हिसाब से सभी को याद हो जाएगा ये। अब बात करते हैं कि ये प्रिज्म क्या था, प्रिज्म से कैसे हो गया। तो प्रिज्म एक ऐसा माध्यम होता है जो प्रकाश का एक तो अपवर्तन करता है और एक साथ ही साथ क्या कर देता है? परावर्तन भी कर देता है। यानी प्रिज्म एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जो क्या कर देता है? प्रकाश का अपवर्तन भी करता है, साथ ही साथ प्रकाश का परावर्तन भी करता है। तो याद रखेंगे प्रिज्म कैसा माध्यम है। प्रिज्म के अंदर से जब सफेद प्रकाश गुजरता है तो वो कितने रंगों में बट जाता है। और इसका एग्जाम्पल तो सभी को याद होगा, जब 7 रंगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? इंद्रधनुष का बनना। किसका बनना? इंद्रधनुष का बनना। किसका एग्जाम्पल है? इंद्रधनुष सभी ने देखा होगा। कब बनता है? बारिश के बाद। कब बनता है? वर्षा के बाद। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा? इंद्रधनुष क्या होता है। तो इंद्रधनुष के बारे में हम बात करते हैं। रेनबो। अब जो इंद्रधनुष होता है वो कैसे बनता है? एक तो याद रखेंगे कि वर्षा के बाद बनता है। कब बनता है? वर्षा के बाद बनता है। ठीक है। और दोपहर में कभी भी नहीं बनता है, ये भी याद रखेंगे। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जो सूर्य का जो एंगल है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल ऊपर आ जाता है सूर्य, जिससे हमारा जो एंगल है वो चेंज हो जाता है और उस एंगल पे हमारा क्या नहीं बनता। एक याद रखेंगे कि सूर्य से अपोजिट साइड में बनता है। दूसरा चीज कैसे बनता है कि जब वर्षा के बाद पानी की जो कुछ बूंदें हैं ना वो हमारे वातावरण में लटकी रह जाती है कहीं कहीं। तो सूर्य का प्रकाश जब इन बूंदों में से गुजरता है ना
तो जो ये बूंदें होती हैं तो ये किसकी तरह कार्य करती होंगी? ये कार्य करती है प्रिज्म की तरह। कई बार क्वेश्चन आया कि वर्षा में जो उपस्थित बूंदें होती है ना वो किसकी तरह कार्य करती हैं? वो कार्य करती है प्रिज्म की तरह। और जब प्रिज्म यानी जब बूंदों में से सूर्य का प्रकाश गुजरेगा तो एक शेप बनाता है कुछ 7 कलरों की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। सभी ने देखे होंगे। कुछ इस तरह से कलर बनते हैं जो किस पैटर्न में बनते हैं? द सेम पैटर्न जो मैंने आपको बताया हुआ है, विबग्योर। क्या पैटर्न होता है? वही जो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। सेम ऐसे इंद्रधनुष बनता है। कैसे बनता है? अब उसके लिए भी ना कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो इंद्रधनुष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, एक तो होते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, और एक होते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। मतलब प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। यानी इनमें क्या फर्क है भाई? प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? तो याद रखने होगा कुछ बातें कि प्राइमरी जो रेनबो होता है ना, इसमें जो वर्षा की बूंदें होती हैं, जो वर्षा की बूंदें हैं उनका क्या होता है? 2 बार तो अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। क्या होता है? इसमें 2 तो अपवर्तन होते हैं वर्षा की बूंदों के और 1 बार क्या होता है? परावर्तन। जैसे डायग्राम से समझा देता हूं आपको। जैसे ये एक रेन ड्रॉप है यानी वर्षा की बूंद है, तो मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूं। सबसे पहले प्राथमिक इंद्रधनुष की बात कर रहा हूं। प्राथमिक में क्या होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश रेन यानी एक रेन ड्रॉप से, वर्षा की बूंद से गुजरता है, तो उसका क्या हो जाता है? यहाँ पे रास्ता बदल लिया उसने और ये अंदर ही अंदर मुड़ गया। तो ये क्या हो गया हमारा? ये वाली केस तो हो गया हमारा परावर्तन का केस हो गया, इस तरफ अगर मुड़ती है तो। और ये वाला जो केस है ये हमारा अपवर्तन का केस है। और ये फिर बाहर आती है मुड़ के हमारे पास, ये फिर अपवर्तन है। यानी प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है इसके अंदर वर्षा की बूंदों का 2 बार तो क्या होता है? हमारा अपवर्तन होता है और 1 बार क्या होता है? हमारा परावर्तन होता है। इस प्रकार हमारा क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। अब इस इंद्रधनुष की खास बात क्या है कि यह बिल्कुल साफ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बिल्कुल साफ दिखाई देता है। किसकी अपेक्षा? द्वितीय की अपेक्षा। द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा में यह साफ दिखाई देता है। और द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में अगर मैं बताऊं तो उसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। यानी 2 अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। और यह हमें कैसा? धुंधला दिखाई देता है। किसकी अपेक्षा? धुंधला दिखाई देता है हमें प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा। यानी जो हमें बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई देता है वो तो हमें दिखता है प्राथमिक इंद्रधनुष, और जो बिल्कुल फीका सा दिखाई देता है, लाइट कलर जो दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है द्वितीय इंद्रधनुष। अब इन दोनों के बारे में एक खास बात मैं बता देता हूँ कि जब इंद्रधनुष बनता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर तो जो बैंगनी रंग होता है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ होता है, और जो लाल रंग होता है वो नीचे की तरफ दबा होता है। लेकिन इसमें अपोजिट होता है, इसमें लाल रंग उभरा हुआ होता है और वो क्या होता है? नीचे की तरफ दबा होता है बैंगनी रंग। तो इंद्रधनुष के बारे में आपको ये चीजें सारी पता होनी चाहिए। अब बात जब रंगों की चली रही है तो रंगों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हमने 7 रंगों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन रंग होते कैसे हैं? रंग कितने प्रकार के होते हैं? देखो, जो रंग होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक, प्राइमरी कलर, और एक होते हैं द्वितीय कलर यानी द्वितीय रंग, और एक होते हैं पूरक रंग। अब इन रंगों के बारे में समझो कि ये रंग क्या होते हैं। देखो, इन रंगों के बारे में प्राथमिक रंग तो वो रंग होते हैं जो किसी से मिलकर नहीं बने होते। जैसे आपके R + B + G, मतलब ये 3 कलर हैं, एक तो रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन, मतलब ये नेचुरल कलर हैं। बाकी जो कलर हैं वो सब इन कलरों से बनाए जाते हैं। यानी प्राथमिक रंग वो आते हैं जो किसी से के मिश्रण से बने नहीं होते। द्वितीय रंग वो होते हैं जो प्राथमिक के मिश्रण से बने होते हैं, प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बने होते हैं। किसके मिश्रण से बने होते हैं? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बने होते हैं। जैसे हरा प्लस अगर लाल मिलाते हैं ना, हरा
और लाल मिलाते हैं तो पीला रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? पीला रंग बनता है। नीला प्लस लाल अगर मिलाते हैं ना, नीला प्लस अगर लाल रंग बनाते हैं तो मैजेंटा रंग बनता है। यानी जितने भी बाकी कलर हैं वो सारे सेकेंडरी कलर्स में आते हैं, द्वितीय रंगों में आते हैं, और जो प्राथमिक रंग है वो हमारे कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब पूरक रंग बच गया, कौन से होते हैं? कंप्लीट कलर कौन सा है? हमारा सफेद है। यानी जो रंग मिलकर कैसा रंग बनाए? सफेद रंग बनाए। यानी जिनका आउटपुट सफेद आए, जिन रंगों के मिलाने से सफेद रंग बनता है, वो रंग हमारा कौन सा कहलाता है? वो रंग हमारा कहलाता है पूरक कलर। क्या कहलाता है? पूरक कलर कहलाता है। ठीक है। अब रंगों के बारे में जब बात हो ही रही है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर कोई चीज़ हमें सफ़ेद दिखाई देती है, यानी अगर कोई वस्तु हमें किसी कलर की दिखाई देती है, हरी दिखाई दे रही है या नीली दिखाई दे रही है या पीली दिखाई दे रही है या कैसी भी दिखाई दे रही है, तो देखो सफ़ेद जो कलर होता है वो हमारा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। देखो अगर कोई वस्तु हरे रंग की दिख रही है या कोई वस्तु पीले रंग की दिख रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो उस रंग को तो रिफ्लेक्ट कर देती है, बाकी सबको अवशोषित कर लेती है। यानी अगर कोई वस्तु हरे रंग को तो क्या कर लेगी? परावर्तित कर देगी, यानी उसको दूर भेज देगी, और बाकी को क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। क्योंकि तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई वस्तु आपको लाल रंग की दिखाई दे रही है तो वो किस रंग को परावर्तित कर रही है? तो वो लाल रंग को परावर्तित ही कर रही है। अगर कोई वस्तु सारे रंगों को अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रंगों को परावर्तित कर दे तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? वो वस्तु हमें दिखाई देगी सफ़ेद। यानी जो 7 के 7 रंगों को परावर्तित कर देगी वो हमें कैसी दिखाई देगी? सफ़ेद। और अगर कोई वस्तु सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? ब्लैक। कैसी दिखाई देती है? ब्लैक। तो इस पे एक फेमस क्वेश्चन है कि सर्दियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमेशा हमें सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सूर्य का जब प्रकाश हमारे ऊपर आता है तो उसमें होती है गर्मी, और गर्मी हमें ना लगे इसलिए सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो वो सारे रंगों को परावर्तित कर देगा, जिससे हमें क्या महसूस नहीं होगा? गर्मी महसूस कम होगी। लेकिन सर्दियों में हमें गर्मी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सर्दियों में हमें ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सूर्य से जो भी किरणें पड़ेंगी वो उनको अवशोषित कर लेगा और गर्म हो जाएंगे कपड़े। तो यानी गर्म कपड़े रहते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी किरणों को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए वो वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? ब्लैक दिखाई देती हैं। टेलीविज़न के अंदर प्राथमिक कलर होते हैं जिनकी वजह से सारे कलर दिखते हैं, क्योंकि सारे के सारे कलर प्राथमिक रंगों से ही तो बने हुए हैं। तो याद रखेंगे रंगों के बारे में ये 4-5 पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। प्राथमिक कलर, द्वितीय कलर, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रकाश का जो गुण है वो आता है हमारा प्रकाश का परिकिरणन। क्या आता है? प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश के परिकिरणन को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। देखो आपने देखा होगा, देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है जब वो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से गुजरता है ना तो वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। यानी इसमें हम पढ़ते क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अब 7 रंगों में सबसे ज़्यादा परिकिरणन किसका होता है? सबसे कम परिकिरणन किसका होता है? यानी सबसे ज़्यादा फैलने वाला रंग कौन सा है? देखो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, विबग्योर बताया था। तो आप याद रखेंगे कि जो बैंगनी कलर है ना वो सबसे लाइट दिखता है हमेशा। देखा भी होगा आपने, लाइट क्यों दिखता है, हल्का क्यों दिखता है? क्योंकि इसका जो परिकिरणन है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। परिकिरणन जो होता है बैंगनी कलर का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जो बैंगनी कलर है वो हमें लाइट रंग का दिखाई देता है, फीका दिखाई देता है। अगर ये ज़्यादा फैल जाएगा
तो इसकी जो वेवलेंथ है वो भी क्या होगी, जो तरंग दैर्ध्य है वो भी बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है सॉरी। बात करते हैं बीच वाले रंगों के बारे में, आपसे पूछेगा ही नहीं वो। किसके बारे में पूछेगा? अब रेड कलर के बारे में। जो लाल रंग होता है, लाल रंग का जो परिकिरणन है वो सबसे कम होता है। परिकिरणन का मतलब यहाँ फैलने से है, यानी लाल रंग सबसे कम फैलता है। क्या होता है? कम फैलता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमें कैसा दिखाई देता है? गाढ़ा, डार्क दिखाई देता है, पूरा दिखता है ना डार्क। अब इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो भी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और इसीलिए ये हमें क्या होता है? दूर से दिखाई दे जाता है। क्या हो जाता है? दूर से दिखाई देता है। तो इसके बारे में एक फेमस क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है कि खतरों के निशान लाल के होते हैं। खतरों के निशान कैसे होते हैं? लाल क्यों होते हैं? तो खतरों के निशान लाल क्यों होते हैं? देखो, खतरा हमेशा दूर से दूर टल जाना चाहिए, और दूर से हमें एक ही रंग दिखाई देता है, लाल। रेलवे में आपने देखा होगा कि जब रेलगाड़ी आती है तो वो रेड लाइट हमें बहुत दूर से दिख जाती है। क्यों दिख जाती है? क्योंकि लाल रंग एक तो फैलता नहीं है, दूसरा उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत दूर तक होती है, वो हमें बहुत दूर तक दिखाई देता है। इसीलिए जो खतरों के निशान है लाल होते हैं। ऐसे ही मैं एक बार क्लास ले रहा था, तो एक लड़के ने पूछ लिया कि खतरों, मैंने उससे पूछ लिया कि खतरों का जो रंग है वो लाल क्यों होता है। तो उसने बोला उसको पता नहीं था, लेकिन मैंने जैसे उसको बताया कि खतरों का रंग जो है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग हमें दूर से दिख जाता है, उसकी जो वेवलेंथ है ये भी ज़्यादा होती है। तो उसने पढ़ते ही मेरे से क्वेश्चन किया कि सिंदूर का रंग भी लाल इसलिए होता है? जी, खतरा होता है वो। तो कभी कभी ऐसे मजाक मजाक में हमें क्वेश्चन याद भी हो जाता है, और याद रह जाएगा कि लाल रंग खतरे का निशान ही क्यों लिया गया है। खतरे का निशान इसलिए लिया गया है क्योंकि हमें दूर से दिखाई दे जाता है। याद रखेंगे सभी। ठीक है, आकाश के नीले होने का कारण क्या है? क्योंकि आकाश के नीले होने का कारण भी प्रकाश का क्या है? परिकिरणन है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने प्रकाश का 5वां गुण भी पढ़ लिया है, प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है। प्रकाश के बाकी गुणों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।